प्रिय मित्रों, जय भारत, नमस्कार। कुछ मित्रों ने मुझे अफगानिस्तान और तालिबान समस्या पर एक वीडियो बनाने का परामर्श दिया है, तो लीजिए इस समस्या पर मेरी एक छोटी सी रिसर्च। मित्रों, जो अफगानिस्तान आज आप देख रहे हो, पूर्णतः एक इस्लामिक कबीलों से भरा हुआ देश। आज से 5000 साल पहले वह भी एक हिंदू राष्ट्र था। इसका प्रमाण हमें मिलता है महाभारत में गांधारी और उसके भाई शकुनी के रोल से। गांधारी आज के कंधार की राजकुमारी थी। दूसरा प्रमाण इसके बामियान प्रांत में महात्मा बुद्ध की विशालकाय मूर्ति, जिसे कुछ वर्ष पहले तालिबान ने तोप के गोलों से तोड़ दिया था, वहां से मिलती है। तीसरा प्रमाण हिंदू कुश पर्वतमाला के नाम से मिलता है। अरबी में कुश का अर्थ कत्ल करना या मार देना है। इस प्रांत में लाखों की संख्या में उन हिंदुओं को अरब से आने वाले मुसलमान लड़ाकों ने इसलिए मौत के घाट उतार दिया था कि उन्होंने इस्लाम धर्म को अपनाने से मना कर दिया था। कहा जाता है कि यहाँ की मिट्टी का रंग आज भी लाल है, उनके खून के कारण से। अब मैं भूतकाल से आता हूँ वर्तमान में। आज जो तालिबान वहां पर है, ये वास्तव में पाकिस्तान की खुफिया ISI द्वारा मदरसों में तैयार किए गए छोटी उम्र के वो आतंकवादी हैं जिन्हें सरकारी खर्चे पर मुल्लाओं तथा सेना के कमांडो ने तैयार करवाया। अरबी में तालिब का अर्थ होता है स्टूडेंट या विद्यार्थी, यानी कि ये तालिबान मदरसों के स्टूडेंट हैं। ऐसा होता आया है। कुछ वर्ष पहले भारत के असम क्षेत्र में भी विद्यार्थियों ने एक मूवमेंट चलाया था और बाद में वे वहां की सत्ता में हिस्सेदार भी रहे। हमारे स्वतंत्रता आंदोलन में विद्यार्थियों ने अपनी पढ़ाई छोड़ करके स्वतंत्रता संग्राम में योगदान दिया था। मैं पिछले 20 वर्ष के ही इतिहास को अपने वीडियो का हिस्सा बनाना चाहता हूं। 1996 में इन तालिबानियों ने पाकिस्तान की मदद से अफगानिस्तान के अध्यक्ष बुरहुद्दीन रब्बानी की सरकार को उखाड़ फेंका था तथा अपने जन्मदाता मुल्ला उमर को वहां पे कर दिया था स्थापित। इसकी स्थापना के साथ ही वहां पर इस्लामिक शरिया कानून की स्थापना हो गई। इस दुर्दांत खूंखार तालिबान ने कर दिया। 1999 में संयुक्त राष्ट्र की सिक्योरिटी काउंसिल ने तालिबान और उसके दूसरे आतंकवादी गुट अल कैदा पर सैंक्शन यानी पाबंदियां लगा दी। अल कैदा ने 2001 में न्यूयॉर्क के 9/11 करके ट्विन टावर्स को हवाई जहाज टकरा करके जो तोड़ दिया था, आपको याद होगा, वहां लगभग 4000 बेकसूर अमेरिकियों को मार दिया और अमेरिका को अपना बना दिया दुश्मन। इसके सरगना ओसामा बिन लादेन को पकड़ने के लिए अमेरिका ने अफगानिस्तान में अपना डेरा जमा दिया। तालिबान हुकूमत को उखाड़ करके फिर 2004 में फिर अक्टूबर में वहां पे चुनाव करवा करके हामिद करजई को वहां का राष्ट्रपति बना दिया। मुल्ला उमर ने खुफिया तरीके से तालिबान के गुटों को फिर से इकट्ठा किया। अमेरिका ने 2011 में अल कैदा के ओसामा बिन लादेन को कुत्ते की मौत मार दिया। 2014 से 2016 के बीच में फिर नए चुनावों ने अशरफ गनी वहां के राष्ट्रपति बना दिए गए। तालिबान सरगना मुल्ला उमर अल्लाह को प्यारे होकर के बेहतर हूरों को एंजॉय करने पहुंच गए और एक अमेरिकन ड्रोन ने मुल्ला उमर के उत्तराधिकारी मुल्ला अख्तर मंसूर को भी उतार दिया मौत के घाट। 2019-2020 में अमेरिकन राष्ट्रपति ट्रंप ने तालिबान के साथ बातचीत की और समझौता हुआ कि अमेरिका अपनी पूरी सेना 15 अगस्त 2021 तक अफगानिस्तान से हटा लेगा। 2021 में नए राष्ट्रपति जो बिडेन ने इस समझौते का पालन करके 31 अगस्त तक पूरी सेना वहां से हटा ली। 15 अगस्त को ही तालिबानी आतंकवादी पंजशीर घाटी को छोड़ करके शेष सारे अफगानिस्तान पर हो गए काबिज। इसका कारण मुख्य रूप से यह था कि अमेरिका को अफगानिस्तान में रखी अपनी सेना पर 20 साल में बहुत ज्यादा खर्च करना पड़ रहा था, जिसका विरोध वहां की संसद में और वहां के लोगों में हो रहा था। अमेरिका को 2001 से 2021 तक 20 वर्षों में अपनी सेना के ऊपर 837 बिलियन डॉलर यानी करीब 5 खरब करोड़ रुपए तथा अफगानिस्तान के पुनरुत्थान में 145 बिलियन डॉलर यानी करीब 8 करोड़ 70 लाख करोड़ रुपए खर्च करना पड़ा था, जिससे वहां की अर्थव्यवस्था बिल्कुल गई थी चरमरा। 20 वर्ष की इस लड़ाई में कुल 1,57,000 लोगों ने अपनी जान गंवाई, जिसमें 43,000 अफगानी नागरिक, लगभग 42,000 तालिबानी, लगभग 64,000 अफगान फौजी, लगभग 3,800 अमेरिकी ठेकेदार, 2,300 अमेरिकी फौजी, लगभग 1,200 नाटो के फौजी तथा लगभग 500 समाज सेवी तथा पत्रकार थे। स्पष्ट है
अमेरिकी राष्ट्रपति को वहां की जनता का रोष झेलना पड़ रहा था। अब रही भारत की बात। भारत की एक खासियत है, शुरू से रही है, कि चाहे अपनी पूरी कमीज चिथड़े चिथड़े फटी पड़ी हो, वह दूसरों की कमीज में जरूर रफू करता रहता है। इन 20 वर्षों में भारत ने भी अफगान भारत मित्रता के नाम पर लगभग $3 बिलियन, जो लगभग बनते हैं 23,000 करोड़ रुपए, अफगानिस्तान पे न्यौछावर कर दिए, चाहे उसे बदले में मिला बाबाजी का ठुल्लू। उसने लगभग 900 करोड़ रुपए न्यौछावर कर दिए स्कूल, सरकारी भवन, सड़कें, खेल स्टेडियम तथा स्वास्थ्य अस्पताल बनवाने पे। भारत ने लगभग 2,500 करोड़ रुपए वहां पर सलमा डैम बना करके पानी में बहा दिए। लगभग 1100 करोड़ में जरांज डेलाराम 218 किलोमीटर लंबा हाईवे बना दिया, शायद तालिबान के ट्रकों को चलने के लिए। फिर काबुल में 86 एकड़ भूमि पर लगभग 700 करोड़ रुपए लगा करके वहां का बना दिया संसद भवन, जिसका उद्घाटन किया हर दिल अजीज नेता जनाब नरेंद्र मोदी जी ने 2015 में। फिर मोदी जी ने 2016 में काबुल का महल स्टोर पैलेस का पुनरुत्थान कर दिया 44 करोड़ रुपए में। उसके ऊपर तुर्रा यह कि प्रतिवर्ष 15,000 अफगानी स्टूडेंट्स भारत में सब्सिडाइज रेट पर शिक्षा पाते हैं। 2015 में मोदी जी ने काबुल में 400 बेड का अस्पताल, जो पहले से ही था, इंदिरा गांधी इंस्टीट्यूट फॉर चाइल्ड हेल्थ, उसका करवाया पुनरुत्थान। वहां 220 किलोवाट बिजली के 4 सबस्टेशन बनवाए, विभिन्न प्रांतों में टेलीकॉम इंफ्रास्ट्रक्चर बनवाया, गिफ्ट में दे दी 400 बड़ी बसें, 200 छोटी बसें और 105 ट्रक, और फिर साथ में गिफ्ट भी दे दिए 4 Mi-24 हेलीकॉप्टर। धन्यवाद भारत, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। भारत के अफगानिस्तान में पूर्व राजदूत राकेश सूद कहते हैं, हम भारतीय सभी अंडे एक ही टोकरी में रखते हैं। अब वह टोकरी टूट गई है और अमेरिका अपने देश गया चला वापिस, और हमारे सारे अंडे गए हैं टूट। अब आए अफगानिस्तान की भौगोलिक सीमा के पास। भौगोलिक सीमा के पास उत्तर में काबुल, पाकिस्तान के ऊपर, उसके नीचे गजनी, उसके नीचे दक्षिण में कंधार, सबसे नीचे का हिस्सा एक बड़ा रेगिस्तान है। बिल्कुल पश्चिम में है हेरात, बिल्कुल ऊपर उत्तर में है पश्चिम की ओर मजार शरीफ, और उत्तर पूर्व में कुंदूज। ठीक मध्य का जो प्रांत है वो है बामियान, जहां पर यहाँ के मात्र 2% बलोच रहते हैं। अफगानिस्तान की कुल जनसंख्या है लगभग 4 करोड़, वास्तव में इसे 3.9 करोड़ है, जिसके सबसे अधिक 42% हैं पश्तून, 27% हैं ताजिक, 9% है हजारा, 9% है उज़्बेक, 4% है अहमक, 3% है तुर्कमीन, और अन्य कुल मिलाकर के बाकी जितने लोग हैं वो 4%। यहाँ पर कोई इंडस्ट्री नहीं, मुख्य काम यहाँ का है खेती, पशुपालन, सूखे मेवे, उनका निर्यात, और अफीम की खेती करके नशे का सामान का खुफिया व्यापार। बंदूक रखना हर मर्द की निशानी है। इस्लामिक कट्टरता है, दर्जनों दर्जनों छोटे बड़े कबीले हैं जहां इनके मुखिया का ही चलता है कानून। मॉडर्न सिविलाइजेशन को यहाँ पे बिल्कुल मत खोजिए, कहीं ढूंढे से नहीं मिलेगी। औरतों लड़कियों को बुर्के के तंबू में रहना आवश्यक है, वो शिक्षा प्राप्त नहीं कर सकती, स्कूल नहीं जा सकती। बात बात में बंदूक चलाना ये मर्दानगी का सर्टिफिकेट होता है। इनके मनोरंजन और खेल भी ऐसे क्रूरता से भरे हुए होते हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल बुजकशी, यानी जैसे भारत में घोड़े पर बैठकर के पोलो खेली जाती है गेंद के साथ, ये लोग घोड़ों पर बैठ करके खेलते हैं, भाले से बकरी को मार करके उछालते हैं। घर अधिकतर कच्चे बने हुए हैं, पत्थरों के, ऐसे ही बस काम चलाओ सिर छुपाने के लिए। इन्हें चाहिए खाने में गोश्त मिलना चाहिए, इसके बाद मौज ही मौज। पहाड़ियों और पत्थरों में रहते रहते इनका मन और आत्मा भी पत्थर के बन चुके हैं। अब मैं बात करता हूं तालिबान की हिरार्की की। सबसे चोटी पर है मौलवी हैबातुल्ला अखुंदाजा, पिछले 5 वर्ष से तालिबान का हेड कमांडर। फिर उसके नीचे हैं 3 डिप्टी उसके, जिनके नाम है मुल्ला अब्दुल गनी बरादर,
मुल्ला मोहम्मद याकूब और तीसरे महाराज हैं सिराजुद्दीन हक्कानी, जिनका आतंकवादियों का नेटवर्क सबसे नंबर 1 पे माना जाता है, सबसे खूंखार माना जाता है। इनके सहायक सलाहकार हैं 3 परिषद, रहबरी शूरा, पेशावर शूरा और मीरा शाह शूरा। शूरा परिषद या सभा को कहते हैं। इनका पॉलिटिकल सेंटर है कतर के दोहा में तथा मिलिट्री का है वेस्ट जोन, जिसमें है 21 प्रांत। ईस्ट जोन में है 13 प्रांत। प्रत्येक 3 प्रांत का एक नेता है। नीचे के स्तर पर प्रोविंस लेवल कमांडर, डिस्ट्रिक्ट लेवल कमांडर हैं। 2020 में तालिबान के पास कुल $1.6 बिलियन यानी लगभग 6,000 करोड़ रुपए की आय थी। यह गैर कानूनी खनन, नशे का कारोबार, विदेशों से मिले धन से थी। इसके सिवा इसमें गैर कानूनी निर्यात, छीना झपटी, जबरन वसूली, रियल एस्टेट ये भी शामिल था। अंत में मैं बात करता हूं तालिबान का राज्य स्थापित होने पर हमारे भारत पर क्या असर होगा, जो हम लोग डर रहे हैं। पहली बात तो समझ लीजिए, हथियारों के बल पर सत्ता को छीना तो जा सकता है, परंतु अधिक समय तक चलाया नहीं जा सकता। जाते जाते अमेरिका एक बहुत बड़ा घिनौना काम कर गया है, खेल खेल गया। उसने बंदरों के हाथ में उस्त्रे थमा दिए। इससे वो दूसरों की गर्दन तो काटेंगे ही, पर अपनी भी काटेंगे। जाते जाते उसने अपने हवाई जहाजों को तो निष्क्रिय कर दिया, परंतु लाखों की संख्या में जो खतरनाक हथियार थे, क्लाशनिकोव थी, AK-47 थी, असॉल्ट राइफल्स थी, लाखों में रॉकेट लॉन्चर्स थे, हथगोले थे, बम थे, बख्तरबंद गाड़ियां थी, जीपें थी, ट्रक, बारूद, गोलियां, क्या क्या नहीं था, वो ना तो इसको साथ लेके गया और ना ही नष्ट किया। इसको पाकर के तालिबान बहुत खुश हुआ। वैसे इनको पाकिस्तान, ईरान, कतर, रूस आदि से खूब हथियार, पैसा वैसा मिलता है। बस गोश्त खाओ, स्त्री भोग करो और फिर करो ठाई ठाई, मारो एक दूसरे को। यह कारण है कि लोग 31 अगस्त से पहले एयरपोर्ट पर जमे हुए थे, कहीं भी भागने की फिराक में, बस यहां से निकलना चाहते थे। लोग हवाई जहाज के पहिए पर लटक रहे थे, ऊंचे उड़ते हुए हवाई जहाज से गिर रहे थे, परंतु किसी भी तरीके से यहां से जाना चाहते थे। उन्हें पता था कि अब क्या होने वाला है। सूरत हाल क्या है? सूरत हाल ये है कि आज 7 दिन हो गए 31 अगस्त के बाद, पर कोई सरकार नहीं बनी। बंदर बैठे हैं आपस में बहस करते हुए। अब 7 दिन और मांग लिए हैं, कहीं की ईंट कहीं का रोड़ा। तालिबान ने सरकार को जोड़ा भी तो वो चलेगी कितने दिन? 2.5 दिन या फिर 2.5 महीने। 2.5 साल मैं नहीं कह सकता हूं कि 2.5 साल भी ये लोग चला पाएंगे। जिस मुखिया को, जिस मुल्ला को सीट नहीं मिली वही नाराज। 3 बुलाए 13 आए, दे दाल में पानी, ये तो चल सकता है, परंतु 3 बुलाए 300 आ गए, ये कहां से चलेगा? अन्य देशों में अधिकतर तो इसे मान्यता देने वाले हैं ही नहीं। जो मान्यता दे भी देंगे उनका अपना स्वार्थ है। क्या स्वार्थ? इसे निचोड़ करके खाने का। यहां पर 2 चीजें बहुत कीमती मिलती हैं। अफीम की खेती से मिला हुआ नशे का अकूत धन और व्यापार गैर कानूनी, परंतु काले धन से तो आप सरकार नहीं चला सकते ना। दूसरे देशों के साथ व्यापार में आपको काला धन नहीं दे सकते, आपको तो सफेद ही देना पड़ेगा। दूसरा है माइनिंग यानी खनन, यहां पर खाने हैं सोने की, और दूसरा है सॉलिड लिथियम की। आज सोने की बात तो हम करें, लेकिन उससे भी ज्यादा महंगा है लिथियम। जो मोबाइल फोन या कारों में जो आज बैटरी आप देखते हैं, वे लिथियम आयन बैटरी है, जो हल्की होती है, लंबे समय तक काम करती है और उसे बार बार आप चार्ज कर सकते हैं। भविष्य में सभी कार, बसें इत्यादि लिथियम बैटरी से ही चलेंगी, इसलिए लिथियम की मांग बहुत ज्यादा बढ़ेगी। चीन और रूस की निगाह इसी पर है। चीन यहां पर अपनी सड़क कॉरिडोर भी बनाना चाहता है, अपनी दादागिरी जमाए रखने के लिए। इसके अलावा उसके यहां पर अपने चीन के अंदर में युइगर मुसलमान जो हैं, जो कि जिनजियांग प्रांत को अपना इस्लामिक प्रांत बनाना चाहते हैं, उसकी डिमांड कर रहे हैं, उस पर तालिबान के द्वारा वो इस पे काबू पाना चाहता है। ईरान सिर्फ अमेरिका को यहां से भगाना चाहता था, सो अमेरिका भाग गया।
रूस ने अमेरिका से सोवियत यूनियन तोड़ करके जो टुकड़े टुकड़े उसने किया था उसका बदला लेना था, वो ले लिया। यह भी तालिबान के द्वारा काकेशस एमिरेट्स के आतंकियों तथा चेचन्या के मुस्लिम विद्रोहियों पर उनके द्वारा चाहता है कंट्रोल। पाकिस्तान क्या चाहता है? पाकिस्तान इन्हें चाहता है कश्मीर की आजादी में इनका प्रयोग करना और भारत में आतंकवाद फैलाना। अगर किसी ने कुछ खोया है तो वह है सिर्फ भारत। तस्वीर बहुत धुंधली है। पहले तो अफगानिस्तान में होगा गृह युद्ध जो निश्चित दिख रहा है, तब तक भारत को कोई चिंता नहीं करनी चाहिए। ये आपस में मरेंगे और मारेंगे। उसके बाद क्या होगा, भारत का क्या रोल, यानी भारत उसमें क्या रोल प्ले करेगा, इस पर भी बहुत डिपेंड करेगा। तो मित्रों, अभी तक तो आप शांति से बैठिए, तेल देखिए, तेल की धार देखिए, गति चक्र को चलते हुए देखिए। अभी तस्वीर बहुत धुंधली है, अभी समय है हमारे पास। तो मित्रों, अब मैं चलता हूँ, विदा लेता हूँ। धन्यवाद, फिर मिलते हैं। नमस्कार।